नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं गणेश मंडावत आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल टारगेट विद गणेश में। दोस्तों, जैसा कि अपन NCERT सीरीज चला रखी है और आज हम कक्षा 6 के हमारे अतीत फर्स्ट बुक के चैप्टर 3 पर पहुंच गए हैं। जो हिस्ट्री की बुक है कक्षा 6 की, उसका चैप्टर 3 को आज हम अध्ययन करेंगे। हमने 2 चैप्टरों का बहुत ही अच्छी तरीके से अध्ययन किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उन वीडियो को देख कर आएँ, फिर इस वीडियो को ज़रूर देखें। और दोस्तों, इसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, उत्तर जितनी भी सभ्यता हैं उनके बारे में चैप्टर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप उन दोनों वीडियो को देख कर आएँ और उनकी लिंक अपने इसकी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, दोनों वीडियो की। आप ज़रूर देखें फ्रेंड्स। चलिए शुरुआत करते हैं। पुराने भवन का संरक्षण। ये 2 बच्चे हैं, इनके माइंड में कुछ चल रहा है तो ये पुराने भवन के लिए कुछ बोल रहे हैं। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। ये जसपाल और हरप्रीत 2 बच्चे हैं जो अपने घर में, गली रहती है गांव में, वहाँ क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर की तरफ तारीफ कर रहे थे। जो खंडर था, पुराना घर था, पुराना भवन था, उसकी तारीफ कर रहे थे। जिसे गली के बच्चे क्या कहते थे? भूतहागर कहते थे। जिसमें भूत रहते हैं उसे भूतागर कहा जाता है। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देखते हैं आजकल भी सरकार करती है, जो पुराना कुछ भी है प्रसिद्ध, उनकी मरम्मत करवाती है, उनको सुरक्षित रखना चाहते हैं भविष्य के लिए कि इनको हानि नहीं पहुंचे। हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उनको देखें, जाने कि पहले किस तरह की नक्काशी की जाती थी, किस तरह से बनाया जाता था। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है, लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो पुराना खंडर कौन सा था, कैसा था, हरप्रीत और इनके बारे में। हड़प्पा की कहानी। दोस्तों, हड़प्पा की कहानी। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें दोस्तों, शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अपने टेलीग्राम चैनल टारगेट विद गणेश में ज्वाइन हो जाएं और वहाँ पर आपको PDF वगैरह सभी मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम, टारगेट विद गणेश पर। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। लगभग 150 साल पहले पंजाब था अपना, अभी ये पंजाब अपना भारत में भी है, पंजाब पाकिस्तान में भी है। पहले एक ही पंजाब था ये। 150 साल पहले जब इस पंजाब में पहली बार रेलवे की लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। जो हड़प्पा शहर था सबसे पुराना, वो मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है, जो अभी तो पाकिस्तान में है वर्तमान में वो। उन्होंने सोचा कि इस एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी, कि एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। जब ईंटों की इतनी व्यवस्था नहीं थी तो इनको वहाँ से अच्छी ईंटें मिली। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए। हड़प्पा के शहरों से हजार। फ्रेंड्स, जो हमारे इंजीनियरों को हड़प्पा पुरा स्थल मिला जो भी आधुनिक पाकिस्तान में, वह एक ऐसा खंडर है। उन्होंने देखा कि यहाँ तो एक ऐसा खंडर है जहाँ से हमें बहुत सारी ईंटें मिल सकती हैं रेलवे लाइन बिछाने के लिए। उन्होंने जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी, सच में ऐसा ही हुआ। उन्होंने खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। जो हड़प्पा सभ्यता की जो इमारतें थी वो नष्ट हो गई थी क्योंकि वो ईंटों को उखाड़ ले गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। उसके बाद लगभग अभी 80 साल पहले, मतलब 2023 से 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है।
जो ये खंडर था वो उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। जो भी यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की जो चीज़ें मिली, कुछ भी मिला यहाँ, कोई भी बर्तन वगैरह या कोई भी आइटम मिला, वो हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कही गई, इमारतें मिली। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का निर्माण कब हुआ था? लगभग 4700 साल पहले हुआ था। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? इन नगरों की क्या विशेषता थी? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। और ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन वह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातात्विदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारें पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। इतनी पक्की ईंटें थी कि हड़प्पा सभ्यता में आज तक उनकी दीवारें खड़ी हैं, इतनी पक्की थी। देखिए उस टाइम कितनी अच्छी ईंटें बनाई जाती होंगी दोस्तों। फ्रेंड्स, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेते हैं प्लीज़। धीरे धीरे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे लक्ष्य की ओर। और कक्षा 12वीं तक की सभी NCERT को कक्षा 6 से 12वीं तक को हम पढ़ेंगे। आप अपने चैनल पर बने रहें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। कक्षा 6 से 12वीं की हर सब्जेक्ट की NCERT अपन को पढ़नी है। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। और आपको कहीं से भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको वही बुक पढ़ाई जा रही है यहाँ पर। आप बिना मतलब रुपए नहीं काटें तो और भी सही रहेगा। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बांट, मुहरें, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप मैप को, इसमें आपको बहुत कुछ दिखाई दे रहा होगा, जैसे लोथल है, धोलावीरा है, सुरकोतड़ा है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, राखीगढ़ी है, कालीबंगा है। दोस्तों, कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। जो यहाँ पर एक तालाब था, जो यहाँ पे उसमें सीढ़ियाँ भी लगी थी और उसके चारों तरफ शायद रूम भी बनाए गए थे, उसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। जो आजकल की बाथरूम रहती है इस तरह वहाँ पर वो तालाब नहाने के लिए था, इसलिए उन्होंने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जा गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और 4 और कमरे बनाए गए थे। दोस्तों, इसमें 4 और कमरे भी बने थे और 2 तरफ सीढ़ियाँ भी थी इस तालाब में उतरने के लिए। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। इस तालाब को भरते थे नहाने के लिए और इसमें पानी कुएं से निकालते थे और इसको मतलब नहाने के बाद, उपयोग के बाद इसे खाली करके नाली में निकाल दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। यहाँ पर जो खास मेहमान थे, खास नागरिक थे, वो विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा, लोथल जैसे अन्य नगर थे फ्रेंड्स, वहाँ पे अग्निकुंड भी मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे।
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। आप देख सकते हैं यह है वो महान स्नानागार। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपकी आंखों से महान स्नानागार को, जो नहाने के लिए देखिए ये तालाब है और इससे हमारे पुरातात्विक खोजकर्ताओं ने महान स्नानागार नाम दिया है। इसमें सीढ़ियाँ आ रही हैं, एक सीढ़ी इधर से जा रही है और इसके यहाँ पर चारों ओर कमरे बनाए गए थे, जो अभी तो है नहीं है, टूट फूट गए हैं। अब अपन देखते हैं हड़प्पा भवन, नाले और सड़कें। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी बुक्स है, आप ज़रूर पढ़ें। आपका नॉलेज इतना बढ़ जाएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। यूपीएससी, पीसीएस जैसी एग्जाम में लिखने में आंसर राइटिंग बहुत ही उपयोगी बुक है। भवन, नाले और सड़कें। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था, कुछ घरों में कुएं भी होते थे। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिलों के होते थे। जो हड़प्पा या मोहनजोदड़ो में जो घर थे नगरों के, वो या तो 1 मंजिल के या तो 1 मंजिल के या फिर 2 मंजिल के होते थे, या फिर 2 मंजिल के होते थे। घर के आंगन चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। घर के आंगन, जो घर में आंगन था, जैसे ये आंगन है, इसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। जैसे आज बीच में जो रहता है ना, हॉल चौक वगैरह बोलते हैं, इस तरह से। कई नगरों में ढके हुए नाले भी बनाए गए थे वहाँ। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। जो घरों की नालियाँ थी उन्हें सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नाले में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैनहोल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। जैसे जो नाली जा रही है, इसमें से और छोटी नालियाँ आती थी और ये बड़ी नाली बन जाती थी, और इसमें वे बीच में ढक्कन बनाए गए थे ताकि इनकी सफाई कर सके समय समय पर। आज भी ऐसा होता है। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई 2 अंतर बताओ। फ्रेंड्स इसको आप लिखिए। पिछला अध्याय 1 और 2 यदि आपने नहीं पढ़ा तो उसको ज़रूर पढ़ें। फिर अध्याय 3 को पढ़ें। आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है तो आपकी समझ में एकदम फिट बैठेगा दिमाग में, आप जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि हम अलग ही तरह से पढ़ रहे हैं। हम फोटोओं को भी देख रहे हैं साथ में, कैसे थे, कहाँ थे, और अच्छी डिटेल के साथ भी पढ़ रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं जो माइंड को विकसित करते हैं, ऐसे क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। नगरीय जीवन। फ्रेंड्स नगरीय जीवन कैसा था हड़प्पा सभ्यता में नगरीय जीवन कैसा था? हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। हड़प्पा के जो नगर हैं वहाँ पर बड़ी हलचल रहा करती होगी। हड़प्पा के जो नगर है वहाँ पर बड़ी हलचल क्यों रही होगी? यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। मतलब कि यहाँ ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते होंगे। जैसे आजकल इंजीनियर हैं, इस तरह से पहले भी ऐसे लोग रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर इस तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों के किस्से, कहानियाँ। मिट्टी के कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे।
फ्रेंड्स देखिए इसमें हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या मिले हैं फ्रेंड्स। इसमें जो शासक थे यहाँ के वो दूर दूर सुदूर देशों में भेजते थे दूर दूर भेजकर शासक लोगों को भेजकर धातु बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे और सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमतों को अपने पास रखते होंगे। यहाँ पे लिपिक भी थे, LDC बोलते ना आजकल, वो भी थे, लिपिक भी थे जो उन पर लिखते थे मोहरों पर। इसके अलावा जो शिल्पकार स्त्री पुरुष नगरों में रहते थे, घरों या किसी औद्योगिक स्थलों पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे, लंबी यात्राएं करते थे और वहाँ जो कहानियाँ किस्से थे अन्य देशों की उनको भी लाते थे और साथ ही सुदूर देशों के किस्से कहानियों को भी लाते थे। मिट्टी से बने खिलौने और भी मिले हैं वहाँ पर जिनसे बच्चे खेलते होंगे। नगरों में अब एक क्वेश्चन है जो दिमाग को घुमाने वाला है, इससे हमारा दिमाग मजबूत बनता है दोस्तों। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? नगर में रहने वाले कुछ लोगों की सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला। फ्रेंड्स आप देख सकते होंगे ये मोहनजोदड़ो की सड़क है और इसमें बना है ये नाला। ये देखिए फ्रेंड्स इसमें ये क्या बना है, नाला। ये जा रहा है, ये सड़क है और इसमें क्या बना है, नाला। इसमें एक कुआं भी है दोस्तों, देखिए यहाँ पे इसमें एक कुआं भी है और बाईं ओर नीचे हड़प्पा की मोहर भी है। ये देखिए हड़प्पा की मोहर। इस मोहर के ऊपर एक चिन्ह एक खास लिपि में जो मोहर है, देखिए इसके ऊपर जो चिन्ह बन रहे हैं ये खास लिपि में बन रहे हैं। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों से पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक यह नहीं पता चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर पके मिट्टी के खिलौने हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे दोस्तों। ये खिलौने हैं, पक्की मिट्टी के खिलौने हैं ये, जिनसे बच्चे खेलते होंगे। और ये हड़प्पा में एक मोहर है जिसमें कुछ खास लिपि में कुछ लिखा है, कुछ खास ही लिखा है इसमें, लेकिन अभी तक भी इसको कोई पढ़ नहीं पाया है। कोई भी विद्वान, कोई वैज्ञानिक, साइंटिस्ट कोई नहीं पढ़ पाया कि इसका अर्थ क्या होता है, क्या लिखा है। ये तो मिट्टी के खिलौने हैं ये बच्चों को खेलने के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ दोस्तों नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाँट, फलक हैं। ऊपर के बाँट को देखो, ये बाँट हैं जो पत्थर के बाँट होते हैं ना, अब भी रहते हैं पत्थर के बाँट। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाँटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया है। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोड़ने के लिए बनाया गया हो। मध्य में बाएं मनके, इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। जो ये मनके हैं, जो हीरे जेवरात हैं, ये किससे बनाए गए थे? कार्निलियन पत्थरों से। ये पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए हैं, इनके भीतर अंदर छेद किए गए हैं ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, ये देखो ये हैं दाएं और ये पत्थर के धारदार फलक हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार पृष्ठ 27 मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। नीचे आपको ये दिख रहा है, ये इसके बारे में कढ़ाईदार वस्त्र। देखो इनके वस्त्रों पे कढ़ाई बन रही है, कढ़ाई है ना।
कढ़ाईदार वस्त्र एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर की बाट बनाते थे? आपने वो अध्याय 2 पढ़ा था, उसमें आप ज़रूर देखना अध्याय 2 को। और दोस्तों, यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है, मैं से आप कुछ पूछना चाहते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं द गणेश मंडावत आईडी से। आपको लिंक अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट में मिल जाएगी। आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हैं। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। क्वेश्चन आ जाए, मेहरगढ़ है, वहाँ किसकी खेती होती थी? कपास की। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियाँ शोध कताई का संकेत देती हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। आगे है, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 28 पर देखें कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। दोस्तों, आपने देखा ना, अभी मूर्ति का चेहरा देखिए, कितनी अलग ही आकर्षक तरीके से बनाया गया है। क्या कढ़ाई की है दोस्तों, देखिए आप। पहले भी कितनी कलाकारी थी और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी से दर्शाई गई है। आपने दाढ़ी देखी होगी उनकी, इस तरह से कितने प्यारे तरीके से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिलाएं पुरुषों दोनों ही इस काम में दक्ष थे, मतलब अच्छा प्रसिद्ध थे, जानते थे। ये अभी तक ये पता नहीं है और पता भी नहीं रहेगा, क्योंकि पुरुष और महिलाएं कोई भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। बिल्कुल, शायद कुछ महिलाएं ही हों, पुरुष ज़्यादा हों, इस तरह भी करते होंगे। फेयंस पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले, हल्के समुद्री हरे रंग के होते थे। फेयंस से मनके चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फेयंस से कच्चे माल की खोज में कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप में मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। कच्चे माल की खोज किस तरह की जाती थी? कच्चा माल किसे कहते हैं? उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हों या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जो या तो प्रकृति ने दिए या किसान या पशुपालक, जैसे ऊन, किसान जैसे कपास वगैरह, इस तरह से। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं और किसानों द्वारा पैदा किया जाता है, जैसे कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें मिलती हैं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को भी दूर दूर से आयात करते थे, मतलब और जगह विदेशों से लाते थे उनको। दोस्तों, ये देखिए, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। तांबा जो अभी खेतड़ी, झुंझुनू मिलता है, वहाँ से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था।
सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। आप देख सकते हैं दोस्तों, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी तरफ एक मोहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? हाँ दोस्तों, पिछले अध्याय जरूर पढ़ें, इसलिए मैं बोलता हूँ पिछले अध्यायों को चैप्टर वाइज पढ़ना है। और अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें। आपको डेली कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा एकदम निःशुल्क। लोग नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गाँवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। लोग नगरों के अलावा गाँवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही इस शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। हड़प्पा काल के हल वे तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे लकड़ी से बनाए जाते थे, और लकड़ी तो तुम्हें पता है मिट्टी में दीमक लग जाती थी, गल जाती थी। लेकिन हल्के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। हड़प्पा के लोग क्या क्या पालते थे? गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। कौन? हड़प्पा सभ्यता के लोग। ये देखिए, ये हल, इस तरह के हल होते थे वहाँ पर प्राय। ये खिलौना जैसा हल है ये। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। गुजरात में कच्छ के इलाके में खदिर बेद के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। कच्छ के इलाके में खदिर बेद के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था। कहाँ पर? कच्छ के इलाके में। और ज़मीन उपजाऊ थी। और ज़मीन कैसी थी? वहाँ उपजाऊ, ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे। वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खोदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर हड़प्पा के लिए मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। जो गुजरात में जो खंभात की खाड़ी है, गुजरात में खंभात की खाड़ी में कौन सी नदी मिलती है? साबरमती। कौन सी नदी मिलती है? साबरमती खंभात की खाड़ी में। और साबरमती की उपनदी है, उसके किनारे कौन सा शहर बसा है? लोथल। लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था लोथल नगर। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन, मोहरबंदी, गीली मिट्टी पर दबाने से उनकी छाप मिले हैं। लोथल का बंदरगाह। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ माल चढ़ाया उतारा जाता है। ये देखो लोथल का बंदरगाह है दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा लोथल का बंदरगाह। चलिए आगे चलते हैं।
ये बड़ा तालाब था, वहाँ पर ये जो लोथल का बंदरगाह रहा होगा। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थरों के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं लोथल में। मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैली को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। दोस्तों, पता लगाओ कि मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता होगा? कुछ अनाज वगैरह लेने के लिए, कुछ सामान लेने के लिए, एक मोहर से दूसरी मोहर देना, इतने मोहर में इतना सामान, इस तरह से किया जाता होगा। सभ्यता के अंत का रहस्य। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 39 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक के लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। जो ये नगर थे, लोथल वगैरह, हड़प्पा, सभी नगर थे, इनको लोगों ने अचानक छोड़ दिया। लेखन, मुहरें, बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर तक कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। कच्चा माल लेते थे, मुहरों के बदले बंद हो गया, आयात भी बहुत कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। ऐसा क्यों हुआ? अचानक से जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। जल कहाँ जाए? नाली फाली सब नष्ट, और सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। ये क्या हुआ दोस्तों? अचानक ऐसा 3900 साल पहले एक बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ था। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। सिंध और पंजाब की बस्तियां। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। दोस्तों, हम अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे कि नगरों का विकास कैसे हुआ था। आप ज़रूर देखना उसको। अभी हम पढ़ते हैं आगे इस पार्ट को। आपको पूरा कंटेंट दिया जाएगा। आप बेझिझक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके दोस्तों को शेयर कर दें। बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है। और अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अपने टेलीग्राम चैनल टारगेट विद गणेश एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें आप द गणेश मंडावत नाम से। अन्यत्र अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। मिस्र नील नदी के आसपास वाले इलाके को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। आपको एटलस में मिस्र ढूंढना है। मिस्र मतलब इजिप्ट देश। लगभग 5000। दोस्तों, आप एटलस लेकर के बैठें। एटलस में आपको अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं। आप वर्ल्ड का और इंडिया का एटलस लेकर के बैठें। अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। इजिप्ट नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जेवरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। मम्मी। ये पिरामिड्स दिख रहे हैं आपको मिस्र में, इजिप्ट में। ये कहाँ पाए जाते हैं? मिस्र में। इनको क्या कहा जाता है? मम्मी। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर भी शामिल है। कभी कभी सबके साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था।
उनको जो कोई शासन करते थे राजा वगैरह, उनके जो सेवक थे, सेविकाएं थी, उनको भी दफना दिया जाता था। लोगों की सोच ऐसी थी कि इनकी सेवा ये वहीं जाकर करेंगे। लोग समझते थे इंसान मरने के बाद भी जीवित रहता है, उसका जन्म लेता है वो। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। सबसे ज़्यादा धन दौलत कहाँ किया जाता था? मिस्र में। 5,000 साल में शासन करने वाले राजाओं ने लगभग 5,000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना चांदी हाथीदार लकड़ी हीरे जवाहरात सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन है, क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी? बिल्कुल दोस्तों, नहीं पड़ती होगी, क्योंकि जो इंसान मर जाता है उसको क्या ज़रूरत पड़ती होगी। लेकिन लोगों की सोच थी पहले। कल्पना करो, तुम अपने माता पिता के साथ 4,000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। ये बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे? तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ साथ क्या ले जाएंगे? मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखोगे? दोस्तों यात्रा या तो कोई साधन होगा उससे करेंगे, या साधन नहीं होगा तो पैदल करेंगे, घुड़सवारी कुछ तो होगा। और साथ में खाने पीने, मतलब डेली जो काम में आते हैं, चादर, उनको लेकर के जाएंगे सोने के लिए। ये क्वेश्चन है, आप इनको कर सकते हैं। जैसे कि तांबा कहाँ मिलता है? राजस्थान में। सोना कहाँ मिलता है? कर्नाटक में। और टिन कहाँ मिलता है? बहुमूल्य पत्थर कहाँ मिलते हैं? इस तरह से मिलाने हैं। जैसे टिन कहाँ मिलता है? टिन अफगानिस्तान में मिलता है, बहुमूल्य पत्थर गुजरात में मिलता है। इस तरह से दोस्तों इन सबको इस तरह से पढ़ें अच्छी तरह से, और चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ आपको बताते हैं। मेरगढ़ में कपास की खेती कब होती थी? कपास की खेती लगभग 7,000 साल पहले। नगरों का आरंभ कब हुआ? 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हुई। और नगरों का विकास कब हुआ? लगभग 2500 साल पहले से। दोस्तों ये प्रश्न है, ये प्री मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अपन चैप्टर 4 को पढ़ाई करेंगे। आप जब तक बने रहें फ्रेंड्स। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। Thanks for watching the video.